बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका आपने ना ऑर्डर बताना है। तो ये क्वेश्चन है इस जगह पर सॉल्व किए हुए हैं। तो इन्हें इधर से देखते जाते हैं और समझते जाते हैं कि किस तरह ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हुए हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर सिर्फ उन्होंने ये कहा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन है उनका आपने ऑर्डर बताना है। अब आपने याद रखना है कि ये जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है ना इसका फार्मूला होता है RC। यानी कि सबसे पहले आपने रोज के बारे में बताना है कि कितनी रोज हैं, और दूसरे नंबर पर ना आपने नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताना है। तो एक में रोज होती हैं और एक में कॉलम्स होते हैं, लेकिन ना जो कॉलम्स हैं वो आपने याद रखना है वो दूसरे नंबर पर लिखने हैं। पहले नंबर पर रोज और दूसरे नंबर पर कॉलम्स। जो रोज होती हैं ये इस तरह होती हैं जिस तरह कॉपी के ऊपर लाइनें लगी होती हैं ना, इस तरह हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। इस तरह जो हमारे पास लाइंस होंगी ये क्या होंगी, रोज होंगी। और जो ऊपर से नीचे की तरफ होंगी इनको ना हम कॉलम कहते हैं, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होते हैं। तो ये अब हमने ना बताना है कि ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद कितनी है, इसके बारे में ना हमने बताना है। तो ये मैं इस जगह पर आपको जूम करके एक दफा दिखा देता हूँ क्वेश्चन, फिर इसके बारे में मैं बताता जाता हूँ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखते हैं कितनी रोज हैं। तो अगर इस जगह पर मैं यूं लाइन लगाऊं, जैसा कि इस जगह पर भी मैं आपको लाइन लगा कर दिखाता हूँ, मसलन एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई, तो हम कहेंगे इसकी कितनी रोज हैं, दो रोज हैं। अब हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। तो वो हमने देखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ कितनी कॉलम्स बांध रहे हैं। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो ये ना 2 और 3। अब इसके दरमियान में आप यूं ना क्रॉस लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो क्रॉस लगा सकते हैं, या इसके दरमियान में ना आपने लिख देना है बाय, यानी कि 2/3। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना 2/3, इसको पढ़ा जाता है, या 2 × 3। तो ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये जो साइन है ना ये क्रॉस का है। तो इसको आप 2 × 3 भी कह सकते हैं और 2/3 भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह ना इसको देखते हैं इसके अंदर कितनी रोज हैं। तो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई। तो इसके अंदर ना नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3। तो आपने याद रखना है पहले रोज लिखनी होती है और दूसरे नंबर पर कॉलम लिखने होते हैं। तो इसके अंदर ना 3 रोज हैं। अब हमने देखना नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इसके अंदर कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे या 2 लिख देंगे। अब दरमियान क्या लिख देंगे, क्रॉस। ये 3/2 इसका आंसर आ गया। या इसको यूं लिख लें 3, फिर बीच में BY बाय लिखें और यहाँ पर 2 लिख दें, 3/2। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है। मसलन ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई। तो इसके अंदर 3 रोज हैं। अब कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने देखने हैं। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो ये सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसको ना 3 × 1 लिखेंगे या 3/1 लिख लेंगे। तो इस तरह ने ये क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व होने बिल्कुल आसान से हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। तो ये देखेंगे एक रो है इसकी, और इसके जो कॉलम बनेंगे ना ऊपर से नीचे की तरफ वो कितने होंगे जी। ये समय सबसे पहला कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो 1 × 4 इसका आंसर आ जाएगा। यूं लिख लें, यहाँ इसको यूं लिख लें 1/4। तो दोनों तरीके ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक रो होगी एक कॉलम होगा, तो 1 × 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो इससे नेक्स्ट है इसके अंदर ये देखें 2 रोज हैं, और इसके जो कॉलम है, कॉलम्स भी कितने हैं, 2 ही हैं, 2 रोज और 2 कॉलम है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ 2 कॉलम आ गए, इसको हम 2/2 कह देंगे। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट हो गया। तो
इसके अंदर यही चीजें सिर्फ बतानी थी। अच्छा, अब हमने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्केयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ना कह रहे हैं बताएं स्केयर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है। तो इनकी हमने निशानदेही करनी है। तो आपने याद रखना है, अगर रोज और कॉलम बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। जिस तरह इसकी दो रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, रोज और कॉलम बराबर नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर है। अच्छा, ये पूरा ना एक नंबर है, 1/3, ये एक नंबर है। ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल इसमें कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। तो इसकी रोज कितनी है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2 क्रॉस 2 है। तो ऐसी जिसके रोज और कॉलम बराबर हो ना, उसको स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं, यानी कि 3 रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, 1 है। तो 3/1 इसका आंसर है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कॉलम में अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो ना, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। लेकिन आपने याद रखना है, अगर सिर्फ एक रो हो ना, एक कॉलम हो, तो फिर उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कह लें। ठीक है, लेकिन अगर 2 कॉलम होते और 3 रोज होती तो वो भी रेक्टेंगुलर होना था। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो फिर उसको ना कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके कॉलम और रोज इक्वल हो तो उसको हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 रो और कॉलम कितने हैं जी, 3 हैं। तो सिर्फ अगर एक रो हो ना तो उसका नाम होता है रो मैट्रिक्स। और इसके अंदर लिखा हुआ है 16, 16 का मतलब एक रो और एक कॉलम। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, यानी कि रोज और कॉलम बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह ने ये जो क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया। इसके अंदर सिर्फ हमने ना नाम बताने थे कि कौन कौन से इनके नाम हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें पूछी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द डायगोनल, कि आपने बताना है कि कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर कौन सा लोअर ट्राइएंगल है और कौन सा अपर ट्राइएंगल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास ना 5 किस्म के मैट्रिक्स हैं, उनके बारे में हमने बताना है। तो जो सबसे पहले नंबर पर आ गया उसका जी नाम है, यानी कि इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर ना सारे का सारा मैट्रिक्स नीचे वाली साइड पर है, यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर ट्राइएंगल बन रही है ना, और नॉन जीरो जो डिजिट हैं वो नीचे हैं और डायगोनल के ऊपर सारे डिजिट जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हों, और कुछ जीरो भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम बीच में नॉन जीरो हों, और ऊपर वाले जो है ना डायगोनल से जो ऊपर है। अब इसमें डायगोनल कौन सी होती है, डायगोनल कहते हैं दरमियान वाली जो ये वाली जो रो होती है ना, ये इस तरह करके इसको डायगोनल बोला जाता है। तो इससे ऊपर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और इससे नीचे वाली साइड वाले क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, कोई एक आधा जीरो भी बीच में हो सकता है। तो ऐसी जो ट्राइएंगल होती है ना, उसको लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी कि ये ट्राइएंगल बन रही है और लोअर साइड पर बन रही है, नीचे वाली साइड पर बन रही है। अच्छा, अब अगर इसको देखें, इसके ना ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, यानी कि डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो जीरो हैं, और जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ना वो सेम है। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम हो और बाकी ऊपर नीचे जीरो हो, तो उसका नाम होता है स्केलर मैट्रिक्स। ये देखें, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या सेम होने चाहिए। ये इसकी ना कंडीशन होती है ये स्केलर मैट्रिक्स की, कि डायगोनल वाले तमाम के तमाम सेम होने चाहिए और ना वन भी नहीं होने चाहिए। अगर इस जगह पर वन 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 आ जाए, ऊपर नीचे जीरो हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो वन के अलावा 2 आ जाए, 5 आ जाए, माइनस वाली कोई टर्म्स आ जाए, लेकिन ऊपर नीचे जीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारी ना डायगोनल है, और डायगोनल के जो नीचे वाला एलिमेंट है ना वो नॉन जीरो है,
और ऊपर वाला क्या है, जीरो है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, अब अगर इसको देखें तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, वन 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 हो गए, और उसके ऊपर और नीचे क्या हो गया, जीरो। तो अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऊपर नीचे एलिमेंट्स जीरो हो और डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो और वन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, और अगर ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये सेम ना हो, यानी कि सेम भी ना हो और ऊपर नीचे जीरो हो, तो फिर ये वाले इसमें से ना कोई एक आधा जो है वो जीरो भी हो सकता है। जिस तरह ये तीन एलिमेंट्स थे, तीन में से कोई एक जीरो भी हो सकता है, दो भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन सारे जीरो नहीं होने चाहिए। और ये वाले नॉन जीरो, इनमें से कम एक एलिमेंट ना डायगोनल वाला वो नॉन जीरो हो और बाकी ऊपर नीचे जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जीरो की जगह पर सिक्स हो सकता है, एट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता था, फिर भी इसने डायगोनल ही रहना था। अच्छा, अगर थ्री की जगह पर भी जीरो लिखा होता, टू जीरो जीरो, और ऊपर नीचे भी जीरो होते, फिर भी इसने डायगोनल ही रहना था। तो डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट जो डायगोनल का है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी ऊपर और नीचे डायगोनल के दोनों साइडों पर ना जीरो जीरो होने चाहिए। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो ये वाली डायगोनल एलिमेंट हो गए। अब इसके अलावा जो डायगोनल से ऊपर वाले हैं, मसलन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हो गए, नॉन जीरो हो गए, और नीचे वाले जीरो हो गए। अब ट्राइंगल किधर को बन रही है, नॉन जीरो एलिमेंट्स वाली ऊपर वाली साइड पर, इस वजह से इसका नाम क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब उसके बाद इसको देखते हैं, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये देखें, ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है, नॉन जीरो है, तो ऊपर नीचे जीरो है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट वाला इसका पार्ट आ गया, इसके अंदर ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या सेम है और ऊपर नीचे जीरो। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो और ऊपर नीचे जीरो हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह ना ये वाला जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर है, उसकी तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में वो क्या चीज पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर में वो ये कह रहे हैं, फाइंड द ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज मालूम करना ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई, और फिर बाद में आपने ना आइडेंटिफाई करना, शिनाख्त करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक, और उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा सिमेट्रिक है, एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक, और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, सिमेट्रिक क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ना, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज करें, तो दोबारा वही ना पहले वाला मैट्रिक्स बन जाए, तो ये सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर हम किसी जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज लें और जवाब किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, यानी कि माइनस बाहर आ जाए और बाकी सेम वही एलिमेंट आ जाए या मैट्रिक्स बन जाए जो पहले गिवन था, तो उसको हम कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू के अंदर याद रखना नेगेटिव होता है और खाली सिमेट्रिक के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, सेम वही चीज आती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर वन है, ये ए हमारे पास गिवन है, तो इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज किस तरह लिया, इस जगह पर हमने ना ए की पावर टी लिखा। अब इसकी जो रोज थी ना, मसलन ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इनके ना आपने कॉलम बना लेने, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, इसके ना तीन कॉलम हमने बना लिए। अच्छा, अब ये चीज ए के तो इक्वल है नहीं, यानी कि ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं। इसके अंदर तो था थ्री बाय टू था, अब इधर क्या बन गया, टू बाय थ्री बन गया, ये तो सेम चीज है ही नहीं, ये तो ए के इक्वल नहीं आई है। तो हम ये फिर कहेंगे ए इज नेदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ना तो इसमें से वो माइनस कॉमन लेके एक ही तरह की चीज बनती है, या ये वैसे भी ए के इक्वल जवाब नहीं आया, तो आगे क्वेश्चन होगा वो ये जो है ना इक्वल आ जाएगा। तो ये अलबत्ता नहीं आया, तो हम कहेंगे ये ना सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बी है, इसके अंदर सिर्फ एक रो है, तो इसका सिर्फ एक कॉलम बन जाएगा। जब बी की पावर टी लिखेंगे ना, यूं बी लिखा जाता है और बी के ऊपर ना छोटा सा आपने ना टी लिख देना होता है, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो एक रो है ना ये एक कॉलम के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो ये भी बी के इक्वल जवाब नहीं आया। तो अगर तो इसका जवाब बी के इक्वल आ जाता ना, इस तरह बी का ट्रांसपोज यानी कि किसके इक्वल आ जाता, बी के इक्वल आ जाता,
जो कि मुमकिन नहीं है इस जगह पर, तो फिर हमने कहना था ये सिमेट्रिक है। अगर साथ माइनस आ जाता फिर हमने कहना था ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ना ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है। बी इज नेदर सिमेट्रिक और नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये सी लिखा हुआ है, तो सी इस चीज के बराबर है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, सी का ट्रांसपोज ले लिया। तो ये जो पहली रो थी ये पहला कॉलम बन गया, ये जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन गया। अब ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये चीज कोई और है, ये कुछ और लिखा है। ये 2 6 लिखा हुआ है, इधर 2 9 लिखा हुआ है। तो ये 9 2 है, ये 6 2 है। तो ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये दोनों में से कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें ना, ये डी वाला, इसके अंदर ये डी था, तो आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, इधर टी लिखा। तो ये जो पहली रो थी इसका आपने पहला कॉलम बना लिया, फिर ये दूसरी रो थी इसका दूसरा कॉलम बना लिया, ये तीसरी रो थी इसका तीसरा कॉलम बना लिया। तो इस तरह ना हमने इसको ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा, अब अगर हम इधर से देखें ना, इधर 1 9 लिखा है, इधर -1 -9 लिखा हुआ है, इधर -1 है इधर +1 है। तो इसका मतलब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेना तो फिर अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बाहर हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये वाली दोनों टर्म्स प्लस की थी, ये वाली दोनों किसकी बन गई, माइनस की बन गई। फिर ये वाली जो टर्म यानी कि इसमें से आपने कॉमन लेने, ये माइनस की हैं ये प्लस में तब्दील हो जाएंगी, ये दोनों प्लस की हैं ये माइनस में आ जाएंगी। इस जगह पर ना माइनस आपने लिखना है, यानी कि ये इस जगह पर गलती से नहीं लिखा हुआ, इस जगह पर क्या आएगा, -5 आएगा। इधर देखें ना, -9 -5 0, तो ये -5 इस जगह पर आना। तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो ये वाला -5 किस में चेंज हो जाएगा, +5 में चेंज हो जाएगा। और ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो इतनी चीज है ना, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये किसके इक्वल है, ये तो डी के इक्वल है। तो ये ऊपर बताया हुआ है, ये डी के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और इस माइनस को इस जगह पर लिख लेंगे। तो ये जो कंडीशन है डी का ट्रांसपोज बराबर है -डी के, ये किसके इक्वल होता है जी, स्क्यू सिमेट्री के इक्वल होता है। तो इस तरह ना इसका हम ये जवाब लिख सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्री के इक्वल है। अच्छा, अब ये ई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 3 - 6 9 - 6 2 0 9 0 0। अब इसको ना इस साइड पर ना सॉल्व किया हुआ ऊपर इस जगह पर, तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इस जगह पर ना सॉल्व किया, इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। ई का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज हैं वो कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगी, वो जो रोज थी ना वो बन जाएंगे कॉलम। तो इस तरह ना हमने इसके कॉलम बना दिए। तो ये दोबारा ई के इक्वल आ गया, यानी कि जो हमारा ई था ना, अगर मैं इस जगह पर ई लिखूं तो ई क्या है जी, 3 - 6 9, फिर -6 2 और 0, फिर 9 0 और 0। अच्छा, अब इसके ये मसलन ये पहली रो है, आप पहला कॉलम बना लें, 3 - 6 9। अच्छा, ये अब दूसरी रो है, -6 2 0 -6 2 0 इधर लिख लिया। ये तीसरी रो है 3 0 0, इसको इधर लिख ले। तो ये रोज को जब कॉलम में चेंज किया तो कोई फर्क नहीं आया, तो ये दोबारा हम कह सकते हैं ई का ट्रांसपोज किसके बराबर है जी, ई के इक्वल है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये किसकी होती है, सिमेट्रिक की होती है। तो इस तरह ना इसका जवाब सिमेट्रिक वाला आ जाएगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर ये इसका जो लास्ट पार्ट है ना एफ, ये लिखा है 9 0 1 0 6 3 0 0 1। इसको ना इस जगह पर हम लिख के फिर हमने क्या करना है, इसके बाद ट्रांसपोज लेना है। तो ये जिस टाइम हमने इसका ट्रांसपोज लिया ना, मसलन इसको अगर मैं लिखूं तो ये पहले ना यूं लिखा हुआ था, एफ किसके बराबर था, एफ बराबर था 9 0 1, फिर 0 6 3, फिर 0 0 1, ये एफ की वैल्यू थी। तो इसके रोज को हमने कॉलम में चेंज किया। अब ये और ये चीज सेम नहीं आ रही है, यानी कि ये दोनों क्या मुख्तलिफ हैं। तो फिर हम कहेंगे ये नॉट इक्वल टू एफ, यानी कि ये एफ के इक्वल नहीं है। यानी कि जो एफ का ट्रांसपोज है वो नॉट इक्वल टू एफ के इक्वल, यानी कि नहीं है, ना वो एफ के इक्वल है ना वो -f के इक्वल है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो एफ इज नेदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह ना ये जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है। तो ये इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ।
इसके अंदर मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन थे, यानी कि ये पहला क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने ऑर्डर बताना था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने बताना था कि कौन सी चीज रेक्टेंगल है, कौन से यानी कि स्केयर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताना था। अच्छा, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट था तीसरा क्वेश्चन, इसके अंदर हमने ये चीज बतानी थी कि कौन सा मैट्रिक्स से डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा आइडेंटिटी है, लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। और जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने यही चीजें बतानी थी कि अगर हम उनका ट्रांसपोज लें तो फिर वो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या सिमेट्रिक आता है या स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो इसके भी ये 6 पार्ट्स थे। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। हाँ जी, इसमें कोई मसला है तो बताएं। नहीं है। हाँ जी, ये ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उससे स्टार्ट कर देते हैं।